असलम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज उसे ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही देर हो गई थी। ऑफिस से जल्दी जल्दी निकलते वो गाड़ी में बैठी। बीबी जी घर? ड्राइवर ने पूछा। नहीं, हमदानी हॉस्टल है, उसने गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते हुए जवाब दिया। जी बीबी जी। ड्राइवर ने हुक्म की तामील की थी। रास्ते में उसने एक जगह गाड़ी रुकवा कर फूल खरीदे। वो एंट्रेंस से अंदर दाल हुई। लाउंज पे बैठकर उसने उस घर के मुलाजिम को अरहम को बुलवाने का कहा था। ऐसा नहीं था कि वो यहाँ पहली बार आए थे। इस घर से उसकी बरसों की जान पहचान थी। वो कभी अपने बाबा के साथ आती थी इस घर में। ये उसके बाबा के बेस्ट फ्रेंड का घर था। उसे अपने बाप की शिद्दत से याद आई थी। अरे, आज तो मेरा बच्चा आया है। हमदानी साहब ने लॉन्च में कदम रखते हुए कहा। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? उसने अपना सर आगे किया। वालेकुम सलाम बच्चा। उन्हें उसके सर पर प्यार दिया। आओ बैठो। इब्राहिम कैसा है? अन्ना भी कैसी हैं? उन्हें उसके सामने बैठते हुए कहा। बाबा तो वैसे ही हैं, अन्ना भी ठीक है। उसे मुस्कुराते हुए कहा। आना था मैंने, चक्कर लगाना था, बस कुछ टाइम ही ना बन सका। एक तो बिजनेस की मसरूफियात, ऊपर से अरहम पर यह कातलाना हमला। मैं तो बहुत ही परेशान हो गया था। उन्हें परेशान लहजे में कहा। कोई बात नहीं अंकल, आपको जब टाइम मिलेगा आप लगा लेना चक्कर। उसने तजवीज़ दी। सुना है अजान वापस आ गया है और तुम और वो एक साथ एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रही हो, मलक इंडस्ट्री के साथ। उन्हें मुलाजिम के हाथ से चाय लेते हुए कहा। जी अंकल। उसने भी चाय का कप पकड़ते हुए मुख्तसर जवाब दिया। बेटा, उसके साथ बिजनेस करने से पहले तुम मुझसे मशवरा तो कर लेती। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब सही है? उन्हें उसके चेहरे पर कुछ खोजते हुए कहा। अंकल, फिलहाल वो मेरे लिए एक बिजनेस पार्टनर के अलावा कुछ नहीं। उसने चाय का सिप लेते हुए कहा। बेटा जी, अगर आप बोल रहे हो तो मैं आपको याद दिलाऊं कि वो आपका बिजनेस पार्टनर होने के साथ साथ आपका लाइफ पार्टनर भी है। उन्होंने उसके उस पर चोट की। जानती हूँ अंकल, मैं तो इस रिश्ते का बोझ उठा उठा कर थक गई हूँ। आज़ादी चाहती हूँ मैं अब उससे, मगर अन्ना भी नहीं मारती। उनको आज भी लगता है कि ये आग किसी और की लगाई हुई है और वो आज भी उनको बेकसूर समझती है। वो बस ये कहती है कि सच सामने आ जाए, उसके बाद हमारा जो भी फैसला होगा उन्हें मंजूर होगा। और सच सामने आने से पहले वो किसी सूरत भी हमारी सेपरेशन नहीं चाहती। उसे थके हुए लहजे में कहा, जबकि हमदानी साहब के चेहरे का रंग पल में बदला था। लेकिन है अंकल, सच 100 साल बाद भी सच रहता है और झूठ 100 साल बाद भी झूठ है। और जो सच है वो 5 साल पहले हम दे चुके हैं। उससे ज्यादा तला हकीकत कोई और हो ही नहीं सकती। इस पर अन्ना भी आंखें बंद किए बैठी हुई है। उसने चाय का कप रखते हुए कहा। अन्ना भी क्यों तुम्हारी जिंदगी तबाह करने पर तुली हुई है? 5 साल पहले जब तुम दोनों को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो तुम दोनों को बेजारो मददगार कर गया। अब क्या चाहता है वो? क्या आप भी वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है? उन्होंने उसे खोजते हुए सवाल किया। हा हा हा, अगर वो सिर्फ बदला चाहता है। उसने फीकी हंसी हंसते हुए कहा। देख लो बेटा, मैं फिर भी यही कहूंगा कि तुम जल्द से जल्द उसे जान छुड़वा लो। मैं, मेरा बेटा और हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। और में उन्होंने अपने मतलब की बात की थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या बातें हो रही हैं? अहम कहते हुए सोफे पर बैठा। वालेकुम सलाम, कैसी हो तुम? ये तुम्हारे लिए, फजर ने पूछा और फूल उसकी तरफ बढ़ा दिए। थैंक्स, पहले से काफी बेहतर हूँ। उसने एक हाथ से फूल लेकर दोबारा टेबल पर रखे। तुमने कुछ खाया? उसने पूछा। हाँ, चाय पी है। तुम्हारी बैंडेज कब खुलेगी? उसे उसके बाजू की बट्टी की तरफ इशारा करते हुए कहा। अभी 2 दिन है। ओके बेटा, तुम बातें करो, मुझे कुछ काम है तो आई हैव टू गो। उन्होंने फजर के सर पर हाथ रखते हुए कहा और चले गए। तुम्हें कुछ पता है चला कि तुम्हारे ऊपर ये हमला किसने करवाया? हाँ पता तो है, पर तुम्हें बताने का फायदा जब तुमने माना ही नहीं है। उसने कांधे उचकाते हुए कहा। मतलब? कहना क्या चाहती हो तुम? उसने हैरान होते हुए पूछा। मतलब यह कि मुझ पर यह हमला असला ने करवाया है। उसने सख्त लहजे में कहा। इम्पॉसिबल। उसे नबी मसा हिलाया। दिस इज पॉसिबल। यही नहीं, उसके हायर के गुंडे ने मुझे फायर करके यह भी कहा कि मैं उसकी कीमती चीजों से दूर हूँ और इस वक्त मैं तुम्हारे साथ ही था फजर। उसे उसके सीमा पर पंप हो रहा था। तो फिर तो तुम्हें उस पर पर्चा करवाना चाहिए था। फजर ने उसको कंपोज करते हुए कहा। हाँ हाँ हाँ, पर्चा? अहमद अरम हमदानी नाम है मेरा। उसका जवाब उसे जरूर मिलेगा। मगर उससे कुछ सोचते हुए जुमला अधूरा छोड़ा। मगर फजर जेर लब बड़बड़ाई। मगर उसके लिए मेरी जान, तुम्हें 4 माह 10 दिन की इद्दत बनानी पड़ेगी। उसे ठहरे हुए लहजे में कहा। तुम ऐसा नहीं करोगे? फजर को उसकी बातों से खौफ आया था। उसका दिल चाह कि उसे छूट कर दे। हो ही नहीं सकता। अरम हमदानी चैलेंजेस एक्सेप्ट करना अच्छे से जानता है। तो अच्छा ही है ना कि तुम्हारी भी जान छूट जाएगी, बदला भी पूरा हो जाएगा और हमारी जिंदगी में सुकून भी आ जाएगा। उसने आगे की प्लानिंग बताई। तुमने अनाबी से बात की कि हम आगे जिंदगी गुजारना चाहते हैं? हाँ नहीं। फजर को तो अरम की बातों पर सांप सूख गया था। क्यों? उसने पूछा। तो अरम, मैं चलती हूँ। अनाबी परेशान हो रही होंगी। उसने उठते हुए कहा। तुम मेरे सवाल को इग्नोर नहीं कर सकती। उसने भी उसके साथ उठते हुए कहा। हम उस पर फिर बात करेंगे। वो उसे बाय कहते हुए लॉन्च से बाहर चले गए। बड़ी मम्मा, पहले आप ये सूप पीना है, फिर दवाई लेनी है। पूरे हफ्ते बाद उन्हें
अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, उनके कमरे में मौजूद थी और उन्हें उठाकर बिठाते हुए कहते हुए कह रही थी, दे बैठो निधि, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो उन्हें सूप पिलाकर मेडिसिन खिलाकर जैसे बाहर जाने के लिए पलटी तो उन्होंने कहा, जी मामा। वो दरकते दिल के साथ उनके पास बैठी थी, यानी जिस बात से वो कुतरा रही थी वो होने लगी थी। उसे शिद्दत से दुआ मांगी थी कि किसी के आने की या खुद के गायब हो जाने की। बेटा, तुम्हारी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तुम दोनों की जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारी शादी का फर्ज अदा कर दूँ। अगर तुम किसी में इंटरेस्टेड हो तो मुझे बता दो। उन्होंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, नहीं बड़े मामा, मैं क्यों किसी में इंटरेस्टेड होंगी। उसने उंगलियां रोते हुए कहा, शाबाश बेटा, मुझे अपनी तरबियत पर फख्र है। उन्हें आगे झुककर उसकी पेशानी चूमी। अब जो बात मैं तुम्हें कहने जा रही हूँ ना बेटा, उस बात को लेकर तुम पर किसी किस्म का दबाव नहीं है। तुम अपने फैसले के खुद मुख्तियार हो, तुम्हारा हर फैसला मुझे मंजूर होगा। उन्हें बड़े प्यार से नरम लहजे में कहा, आप क्या कहना चाहती हैं बड़ी मामा। मैं समझी नहीं। उसका दिल इतनी रफ्तार से धड़क रहा था कि उसका शोर अपने कानों में महसूस हो रहा था। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी और हैदरी की शादी कर दो। ये बस मेरी ख्वाहिश है, क्योंकि मैं तुम दोनों को खुद से दूर करने का सोच भी नहीं सकती। अपनी बड़ी मामा को खुद गर्ज कह लो या चाहे, मगर मेरा जिगर इतना नहीं है कि मैं दिल के टुकड़ों को किसी और को सुपुर्द कर दूं। उन्हें उसके हाथ पर दोबारा डालते हुए कहा, मगर फिर भी आखिरी फैसला तुम्हारा होगा। तुम्हारे पास कल तक का टाइम है। जो भी फैसला हुआ मुझे लाजमी बता देना, मैं इंतजार करूंगी। अब तुम जाओ, मैं आराम कर लूं। वो कहते हुए लेट गई और वो जी कहती हुई नम आंखों से बाहर चली गई। आज इतनी देर कर दिया आने में, वो ये एड्रेस उन्होंने पूरे दिन में अब उसको देखा था। सुबह सुबह भी उनसे मिलने बगैर चली गई थी। हाँ जी, वो मेरा दिल करता है वैसे ड्रेसेस पहनने को। उसे सोफे पर बैठते हुए सच को छुपाते हुए कहा, हाँ। उन्हें उसे गहरी नजरों से खोजते हुए कहा, देर क्यों कर दी है आने में, सब खैर थी। जी, बस अरहम की हैरत पूछने चली गई थी। क्या हुआ अरहम को? आपके पोते ने हमला करवाया था कातिलाना। उसे उसकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करते हुए कहा, किसी की बीवी को बाहू में लेकर घूमेगा तो हमला तो होगा ना। उन्होंने उसकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया था, तो आपको सब पता है। उसने हैरत से कहा, नहीं सब नहीं, मगर जितना मुझे लगता है मुझे पता होना चाहिए था इतना मुझे पता है। उन्हें नरम लहजे में कहा, वैसे मेरे पोते ने उसे वार्न करने के लिए हमला करवाया था कि आइंदा उसकी बीवी और शाह हाउस की इज्जत पर नजर डालने से पहले 100 दफा सोचे। उन्हें सख्त लहजे में कहा, मुझसे शादी नहीं करना चाहती है ना भी। उसने भी नरम लहजे में कहा, वैसे अजलान को उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था। उन्हें एक एक लफ्ज चुबा चुबा कर अदा किया, मुझे अजलान माना नहीं सुनना, मुझे असलानामा नहीं सुनना। आपका पोता क्या करता है क्या नहीं, मेरी जूती को भी परवाह नहीं है। मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। उसे गुस्से से कहा, कहा लेना, मेरे जीते जी मुमकिन नहीं है। कहती हुई वो उठ खड़ी हुई। अहमद अंकल मिलना चाहती हैं आपसे। उसने उनके उठते हुए कहा, 100 दफा मिले, मगर इस मकसद के लिए आया तो जलील होगा जाएगा। वो कहते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ गई थी और वो भी अपना बैग उठाती कमरे में आ गए थे। कमरे में आते ही उसने एक बटा उतारकर सोफे पर फेंका तो सारा दिन उसे समाज कर उसकी जान हल्कान हो गई थी। उसने अपना सर दोनों हाथों में गिराया था। अरम की बातें उसके दिमाग पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। उफ असला, तुम कब जाओगे मेरी जिंदगी से। तुम्हें नुकसान पहुंचाने का सोच सकती हूँ, पहुंचा नहीं सकती। तुम्हें खुद नहीं मार सकती। किसी मुंह से तुम्हारे मरने की बात सुनकर मेरा दिल करता है उसका मुंह नोच लो। ये जो कतरा कतरा तुमने मुझ में मोहब्बत बढ़ी है ना, ये मुझे मार रही है। या तो मुझे मुकम्मल मार दो या मुझे आज़ाद कर दो। आंसू उसकी आंखों से मसलसल बह रहे थे। आई हेट यू अजलान हदशा, बट स्टिल आई लव यू, कांट लिव विदाउट यू। कहते हुए उसने रुख मोड़ लिया था और पिलो पर पिंक रोज का बुके देखकर ठिठकी थी। ये किसने? आगे बढ़कर बुके पकड़ा था। वो अचानक ही उसने फूलों को नाक के पास ले जाकर सूंघा था। उसकी खुशबू से अपनी नाक की नथियों में महसूस हो रही थी। ऐसा करके जो सुकून मिला था उसे कार्ड निकाल कर पड़ा। स्पेशली फॉर माई पिंक रोज, माई स्ट्रॉबेरी, आई लव यू टिल लाइफ टू डेथ। हमने उल्फत का बढ़म भी जोड़े रखा है, गोया सीने में दिल की जगह तुझे रखा है। फ्रॉम योर मॉन्स्टर। तेरी पर पढ़कर उसका दिल डूबा था। क्यों हंसी? क्यों मेरे हिस्से में इतनी बेबसी आई है? आई नीड यू, मैं थक गई हूँ। जब तुमसे मोहब्बत नहीं थी तब दूर नहीं जाते थे, अब है तो तब भी बेबस कर रही हो। मेरे फ्रैक के सारे रास्ते बंद कर रही हो। वो रो रही थी, वो बेबसी की इंतहा पर थी। अल्लाह पाक प्लीज सब ठीक कर देना, आई नीड हर। उसने बुक्के को हक कर लिया था जैसे इन फूलों को अपनी रूह में उतारना चाहती हूँ। रात के अंधेरे ने अपने पर फैलाए थे। सर्दियों की आमद थी, इसलिए दिन में तो गर्मी होती थी मगर रात में खुली फजा में हल्की हल्की ठंड फील होती। वो लान में बैठी हुई सामने चांद को न जाने कब से घूर रही थी। बड़ी मामा के फैसले ने उसे झंझोर कर रख दिया था। वह घुटनों पर सर रखे किसी गैर मरे नुक्ते पर गौर कर थी।
मैं बड़ी मामा को मना कर दूंगी। मजबूरी के रिश्तों का बोझ उठाने से बेहतर है कि मैं इनकार कर दूं। सारी जिंदगी मुझे नापसंदीदा बीवी बनकर नहीं गुजारी। वैसे भी मैंने उसने भाई समझती हूँ, और उन्हें भी ये रिश्ता नहीं कबूल। उसे पहले कि वो किसी फैसले पर पहुंचती, उसके मोबाइल पर होने वाली बैलेंस से मौजूदगी का एहसास दिलाया। क्या सोचा फिर तुमने? जैनब उसके दोस्त ने पूछा। वो जैनब को सब कुछ बता चुकी थी। जैनब उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, और अब जैनब ने निधि से उसका फैसला पूछने के लिए कॉल की थी। सोच लिया है, मैं बड़ी मामा को इनकार कर दूंगी। मैं कभी भी अनचाही बीवी बनकर नहीं रहना चाहूंगी, इसलिए हम सबकी बेहतरी इसी में है। उसने सामने चांद को देखते हुए कहा, निधि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इनकार करना चाहिए। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। जैनब ने उसे समझाना चाहा। नहीं जैनब, मुझे लगता है कि मेरा इनकार ही सब ठीक कर देगा। वैसे भी मैं बड़ी मामा को अपने तरीके से समझा लूंगी। थोड़ा हर्ट होंगी, थोड़ी कुछ नाराज होंगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं किसी की जिंदगी का मुसल्लत होना कभी भी नहीं चाहूंगी। सारी जिंदगी का बोझ बनने से इनकार बेहतर है। दो जिंदगियां बर्बाद होने से बच जाएंगी। उसे अपने आंसू साफ करते हुए कहा और कॉल काट दी। वो अंदर जाने के लिए उठी। चप्पल पहनकर जैसे ही मुड़ी, किसी बारी चीज से उसका सर बुरी तरह से टकराया था। आउच! उसने सर मसलते हुए जैसे ही ऊपर देखा, हैदरी की आंखों की सर्द मैली देखकर उसकी जान फना हो गई थी। उसके सीने के साथ टकराई थी। वो हिम्मत करके साइड से निकलने लगी। उसे उसका बाजू दोबारा शिद्दत से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया था। जाने दे हैदरी भाई, उससे अपना हाथ छुड़वाना चाहा था। उससे उसे हाथ की इशारे से चुप रहने का कहा। तो तुम्हें एक बार की कही हुई बात समझ नहीं आती? उसे उसका बाजू मजीद मरोड़ा था। हैदरी भाई, मुझे दर्द हो रहा है, बर्दाश्त करो। तुम्हारी वजह से मैं भी तो कर रहा हूँ ना इतने दिल से बर्दाश्त। अब तुम्हारी बारी। एक बात कान खोल कर सुन लो, जिस दिन मामा को तुमने इनकार किया, उसी दिन यहाँ गोली मारूंगा। उसे उसकी कनपट्टी पर उंगली रखकर दबाते हुए कहा। एक बार इनकार करके मेरी माँ को मौत के घाट उतारता हुआ देख चुका हूँ, अब मजीद नहीं। उसे उसके आंसू से बाहर आंखों में देखते हुए कहा था। क्या कहोगे फिर तुम मामा से? उसने फिर उससे पूछा। मैं मामा से? उसका हाथ उसके गिफ्ट में बेजान हो रहा था। हाँ मामा से। उसके अल्फाज दोहराए और बाजू पर दबाव बढ़ाया। मैं मामा से कहूंगी, मुझे उनका हर फैसला मंजूर है। उसने सर झुकाते हुए दर्द की शिद्दत से रोते हुए कहा। गुड गर्ल, अपनी जिंदगी में आने वाले हर तूफान के लिए रेडी रहो और वेलकम को। उसका बेदर्दी से हाथ छोड़ता हुआ चला गया था। कमरे में नीम अंधेरा फैला हुआ था। वो टूटी कुर्सी के साथ बैठा हुआ था। हाथ तो पांव हमेशा की तरह रस्सी से बांधे हुए थे। इस नीम तारीकी के उसकी पहचान 5 साल पुरानी थी। इस कमरे की सारी आदू से अजबर याद हो गई थी। कमरे में 2 टूटी हुई कुर्सियां, एक चारपाई और एक साया छोटा सा बाथरूम बना हुआ था। हफ्ते में एक दिन उसके बांधे हुए हाथ खोले जाते थे और उसे चारपाई पर सोने की इजाजत दी जाती थी। 5 सालों में उसे सूरज की रोशनी देखी थी। इस कमरे की तन्हाई उसकी सांसें शनासा थी एक दूसरे की। उस पर बीती हुई हर अजियत की। कभी कभी वो महीनों खामोश रहता था, और कभी कभी इतना शोर करता था कि उसकी आवाज से उसके रोने से खौफ होता था। तुम मरोगे, बहुत बुरी मौत मरोगे। रसवाई तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। तुम्हें इस जमीन में दफन होने की जगह नहीं मिलेगी। तुम मौत मांगोगे, तुम्हें मौत नहीं मिलेगी। जिंदगी तुम पर तंग होगी। उसको आज भी फिर दौड़ा पड़ा था। चुप कर जा, इस पर बोझ से तुझे पूछ कर तुझे अपने हाथों से गोली मारूंगा। उसके लिए रखा गया मुलाजम ने उसके आगे रोटी फेंकते हुए बड़बड़ाया। मुझे आजाद दो, मुझे आज़ाद कर दो। मेरी जिंदगी किसी की जिंदगी से मुंसलिक है। उसे हर बार की तरह इस बार भी मिन्नत की थी, और मुलाजिम ने हर बार की तरह उसे ठोकर मारकर हंसते हुए दरवाजा बंद किया था। यार दफा हो जाओ, बहुत काम है। क्यों मेरे लिए अजाब बने हुए हो? वो उनको जबरदस्ती उठा रहा था, जो पिछले आधे घंटे से उसे तंग कर रहे थे। वो काम भी नहीं करने दे रहे थे। नहीं जा रहे। हादी ने सोफे पर लेटते हुए कहा। यह ऑफिस है हादी मेरा, तेरा बेडरूम नहीं। अजलान ने उसको पेन मारते हुए कहा। अच्छा, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन। जैसे उसने बड़ी महारत से कैश कर लिया था। या प्लीज एक कप चाय का और मंगवा दे, और पिज्जा तिक्का फ्लेवर में मंगवाना। वली ने सैंडविच खत्म करते हुए कहा। तू जिन का बच्चा है? अल्लाह ने हैरान होते हुए कहा, जो पिछले आधे घंटे से बस खाए ही जा रहा है। मेरे लिए पिज्जे के साथ ही कॉक मंगवाना, और मेरा पिज्जा अलग, उसका अलग है। मेरा फतीजा फ्लेवर। हादिन ने आंखें बंद करते हुए कहा। 2 मिनट से पहले गायब हो जाए यहाँ से। मुझे कल इस्लामाबाद जाना है, और मेरी आधी से ज्यादा प्रेजेंटेशन पड़ी हुई है, और अगर मेरी प्रेजेंटेशन रेडी ना हुई तो वो स्ट्रॉबेरी ट्रेल हवाओं में उड़ने लगेगी। अजलान ने हाथ जोड़ते हुए कहा। तो करना प्रेजेंटेशन रेडी, मना थोड़ी कर रहे हैं। हादी कोई अच्छी सी मूवी बता। अजय ने उसका लैपटॉप अपनी तरफ करते हुए हादी से कहा। तो तुम लोग नहीं जाओगे? वो गुस्से से चलाया। नहीं। वो दोनों आराम से बोले। वेट, तुम लोगों के जिन मैं अभी निकालता हूँ। वो इंटरकॉम पर होने वाली बेल रिसीव करते हुए बोला। सर, अरहम हमदानी आपसे मिलना चाहते हैं। सेक्रेटरी ने इतला दी। नहीं, मैं बिजी हूँ, बोलो कल आए। उसने कहकर रिसीवर रख दिया था।
सर बिजी हैं, आप कल आए। अभी फैक्ट्री की बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि वो तनफन करता उसके ऑफिस रूम की तरफ बढ़ गया। सर मैं आपसे कह रही हूँ। सेक्रेटरी उसके पीछे भागती हुई गई थी। उसके ऑफिस का दरवाजा खोल चुका था। वाह वाह, यहाँ तो तमाशा हो रहा है। वो दोनों एक दूसरे से गुत्तम गुत्ता हो रहे थे और हमने देखकर तंज किया। हाँ, बंदर की कमी थी, वो भी फ्री में मिल गया। हादी ने भी अपना अच्छा खासा उसे अलग होते हुए जवाब दिया। यू। अरम को उसका जवाब सुनकर आग लगी थी। वो गुस्से से चिल्लाया था, क्या यू मैनर्स नहीं है किसी के ऑफिस में आने के? जब मैं अपनी सेक्रेटरी को मना कर चुका था तो अपना मनूस थोपड़ा था करने क्यों आए मुझे? अजलान उसे डबल आवाज में चिल्लाया था। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी मनूस शक्ल देखने का। ठंड रखकर मेरे भाई और जुबान संभाल कर बात कर। आपके अली ने आगे बढ़ा था और उसके कोट को ठीक करते हुए उसने उसको वार्न किया था। तुम तो चमचे हो उसके। उस दिन तुमने ही पार्टी में मुझे और फज्जा को अलग किया था ना? फज्जा नहीं, भाभी बोल। हादिन ने उंगली उठाते हुए वार्न किया। तुम दोनों से बात नहीं करने आया मैं। तुम बताओ, मुझ पर हमला करवा कर मुझे तुम फज्जा से दूर कर दोगे तो तुम भूल है तुम्हारी। वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। तुम्हारे साथ रिश्ता उसका एक बोझ के सिवा कुछ नहीं लगता। इसलिए से तलाक दो और रास्ता साफ कर दो हमारा। और ये हमला करवाना और बच्चों वाले गेम्स अरहम हमदानी की शान के मुताबिक नहीं है। गॉट इट। उसे अजलान के सामने आते हुए कहा। गलती की, बहुत बड़ी गलती की मैंने कि गोलियां तुम्हारे बाजू नहीं सीने में तुड़वानी चाहिए थी। खैर अब तुम खुलकर सामने आ ही गए हो तो मजा आएगा। आज तुम्हारे मुंह से मैंने अपनी बीवी का नाम सुन लिया, आइंदा ना सुनो। और एक आखिरी बात, वो क्या चाहती है क्या नहीं, ये ना मुझे सुनना है और ना जानना। अदलान हदशा क्या चाहता है जिसको जानने की और तुम्हें जानने की जरूरत है। मेरी बीवी के साइड से भी दूर रहना अब। ना गेट लॉस। एक मिनट भी अब तो मेरे यहाँ पर नजर आए तो अपनी टांगों पर सलामत नहीं जा सकोगे। वो गुस्से से चलाता हुआ रूह मर गया था। वैसे पिंक फ्रॉक में वो गजब लग रही थी। आई थी मेरी हालत पूछने। एंड वी आर सेंड सम स्पेशल टाइम टू टुगेदर। वो कहता हुआ ऑफिस से निकल गया था और अजला ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां बीची थी। उसकी रगें तन गई थी। इजी इजी टेक इट इजी, हादिन ने कहा था, मगर वो गाड़ी की किस उठाता हुआ गुस्से से निकल गया था। ये आप तीनों में कौन सी खिचड़ी पकड़ी है जो हम दोनों से छुपाई जा रही है? वो निंदी के साथ खड़ी होती हुई बोली थी। कोई नहीं, उसे मुझसे जवाब दिया। अच्छा, कोई खिचड़ी नहीं पकड़ी तो आप बड़ी मामा के कमरे से रोती हुई क्यों निकली थी? और अभी जब हैदरी भाई ने आपका हाथ मोड़ना जोर से तो आप रो रही थी, तब भी मैंने देखा था। अब वो बकायदा जासूसों की तरह जासूसी कर रही थी। बहुत बुरी बात है किसी को छुप छुप कर देखना। वह कहते हुए बेड की तरफ बढ़े। ना ना, ये तो मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आप ऐसे करके मेरे सवाल स्पाइल नहीं कर सकती। उसे लेटता हुआ देखा तो बकायदा उठाते हुए कहा, कोई बात नहीं है किचमिच, क्यों दिमाग खराब कर रही हो? जाओ यहाँ से, खुदा का वास्ता है, लीव मी अलोन। वो गुस्से से उसके आगे हाथ जोड़ते हुए बोली। आंखें फिर से आंसू से भर गई थी। उसे जब उसे रोते हुए देखा तो बैठ कर गले लगाया और बहन का कंधा मिलते ही मस्जिद रोने लगी। किशमिश, मुझे नहीं करनी हैदरी बाई से शादी। वो भी नहीं पसंद करते मुझे। बड़ी मामा कहती हैं ये उनकी ख्वाहिश है। वो मुझे इस घर से दूर नहीं करना चाहती। ऐसे में हमेशा उनके पास रहूंगी। वो कहती हैं कि चाहे मैं उन्हें खुद घर समझूं या कुछ भी, मगर उस घर का तस्वर हमारे बगैर नहीं कर सकती। वो हिचकियों से रो रही थी। हैदरी बाई कहते हैं कि एक बार बड़ी मामा को इनकार करके उनको मौत के घाट उतार चुके हैं। अब जैसा वो कहेंगी वैसा ही होगा। वो अब हिचकियों में टूटे फूटे लफ्ज अदा कर रही थी। उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में भी हर्ट किया, अभी मेरे हैंड पर हर्ट किया है। वो तकलीफ से रो रही थी। जैसे ही उसने रोते रोते सामने देखा तो वहाँ हैदरी खड़ा था। वो किशमिश को बुलाने आया था, मगर दरवाजा खुला होने की वजह से वहीं खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा। नींदी ने जैसे इसको देखा तो उसे अपनी दोनों उंगलियों को अपनी दोनों आंखों के आगे करते हुए उसे वार्न करने का इशारा किया और मुड़ गया। तो आप रो क्यों नहीं है? हो सकता है अभी आपको उनका फैसला बुरा लग रहा हो, मगर वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाए। और वैसे भी जहाँ से बड़ी मामा देख और सोच रही है ना, उसमें आपकी बेहतरी होगी। और मैंने तो ये भी सुना है कि नकाम में बड़ी ताकत होती है। देखना, आप में भी मोहब्बत हो जाएगी। और अच्छा ही है ना कि मुझे बहन प्लस भाभी मिल जाएगी। उसे अलग करते हुए उसके आंसू अपने हाथ से साफ करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ, डर क्यों नहीं है, क्यों कांप रही है? किशमिश ने उसे कांपता देखकर तो पूछा, कुछ नहीं। तो तुम सही कह रही हो, मुझे अनामिका हर फैसला कबूल है। वो जैसे चाहेंगी वैसा ही होगा। आपी, आप ठीक तो है ना? किशमिश को उसकी हालत अजीब लगी। हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे सोना है। वो कहते हुए लेट गई। ओके आपी, आप रेस्ट करें। उस पर कंफर्टर डालते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई थी।